सके, इस दिशा में विचार विमर्श शुरू हुआ और उसके बाद हम लोगों ने जगह की तलाश करनी शुरू की। बहुत जगह भ्रमण किया हम लोगों ने। दिल्ली में तो जगह कहीं उपलब्ध नहीं थी, अन्य जगहों पर भी, जैसे जो दिल्ली के उपनगर है, हरियाणा में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ भी तलाशी गई जमीन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी तलाशी गई जमीन, लेकिन 1000 गज 2000 गज की जमीन कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उस समय ग्रेटर नोएडा ही सबसे सुटेबल जगह पाया गया जहां पर हम बड़ा प्लाट ले पा रहे थे। हमारे बीच में माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता और मार्गदर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, ग्रेटर नोएडा में भूमि खरीदने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। पहले तो यहाँ जो अनअप्रूव्ड जगह होती है, ग्रामीण जगह या हिंडन नदी के किनारे वाले इलाके में हम लोगों ने तलाशा और ये हुआ कि यहाँ पर सस्ती जमीन मिल जाएगी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। उसको कभी भी सरकार उठा सकती थी, तोड़ सकती थी। तो इन सब बातों को सोचते हुए यही तय किया गया कि थोड़ा देर ही सही, लेकिन हम लोगों को अप्रूव्ड जगह ही लेनी है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो ये हुआ कि अभी इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट्स हो नहीं रहे हैं। तो हमारे समाज के जो नेता लोग थे, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हम लोगों ने संपर्क किया, उनके पास गए। उन लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपनी तरफ से लेटर लिखा और ये उनको आदेश या अनुदेश जारी किया कि हमारे समाज की संस्था है और समाज की उन्नति प्रगति के लिए लोग काम करना चाहते हैं, इनको बैठने की जगह मुहैया कराई जानी चाहिए। और उनके पत्रों का बहुत चमत्कारिक परिणाम हुआ। जब उनके पत्र अथॉरिटी में पहुंचे तो हम लोग अथॉरिटी के अधिकारियों के पास जब भी मिलने जाते थे तो वो लोग बड़े आदर से हम लोगों को बैठाते थे, हमारी बात सुनते थे और हमारे एप्लीकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी के आधार पर डिस्पोज किया। और योजना न होते हुए भी उन्होंने एक योजना रिलीजियस बिल्डिंग के नाम पर योजना चालू की और शुरू में 10 प्लाट के लिए उन्होंने स्कीम निकाली। क्योंकि एक ही समाज के लिए एक ही प्लाट निकालते तो उसमें प्रश्न हो सकते थे, इसलिए उन्होंने 10 प्लाट निकाले। उसमें मंदिर भी, मस्जिद भी और बुद्ध विहार भी। इस तरह से उन्होंने 10 प्लाट निकाले और उनके 10 प्लाट जो है एक ही ऑक्शन में निकल गए। और सौभाग्य की बात है हम लोगों को भी यहाँ पे जिस प्लाट को हमने चुना था, जो हम चाह रहे थे कि हमें ये प्लाट मिलना चाहिए, वही प्लाट हमें मिल गया। ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अपने समाज के नेताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जैसा कि हमारे बड़े भाई आरडी जी ने बताया, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, बहुत बड़ा सपना हमारे समाज का, हमारा, और उस सपने को साकार होने में समस्त समाज ने, मैं तो इस बात के लिए बहुत ही उस दानदाता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिसने 101 रुपए भी बिना पूछे हमारे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया। जो जिस सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सबका संस्था की ओर से आभार, धन्यवाद। और ये आप लोगों का प्रतिफल ही है, मेहनत का, दानशीलता का, सदाशयिता का, कि आज हम अपने उस सभा भवन में आज हम मीटिंग कर रहे हैं। आज ध्वजारोहण समारोह में एकत्रित हुए हैं। जब व्यक्ति अपने मकान में, अपने घर में प्रवेश करता है तो उसकी जो अनुभूति होती है वो एक अलग ही होती है। और इस बात के लिए
हम सब धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने दिन रात, मैं किसका नाम लूं, भाई एमएस, सुधीराम, राजेश जी, राकेश जी, एसडी मौर्य, भाई लक्ष्मण, राम मिलन, ये ऐसे अमेठी से बाबूलाल जी, जो इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा बिजनेस क्या है क्या नहीं है, जब जरूरत है तो चल दिया काम आने करके, और उसका प्रतिफल है। और उसमें सबसे ज्यादा इस बिल्डिंग को बनाने में जो देख रेख का कार्य है वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष माननीय प्रवेश कुमार कुशवाहा जी का। हम सब आज सभी समाज के गौरव गाथा के रूप में जो यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, जब तक ये बिल्डिंग रहेगी सदियों तक, तब तक समाज के उन दान दाताओं का, जिन्होंने एक ईंट भी दिया है, के लिए भी पैसा दिया है, वो स्थायी रहेगा, नाम चिरस्थायी रहेगा। और हम सब अपनी एक पहचान, अपनी एक ध्वजा उन पूर्वजों को स्मरण करते हुए जिन्होंने मुझे गर्व से जीना सिखाया, जिनकी विरासत को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब संभव हुआ तो सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं ये स्ट्रीट पार्किंग के रूप में रखा जाएगा, ये किसी छत के रूप में नहीं है, इसके ऊपर 3 छत, इसके ऊपर जो पहला छत है वो विपश्यना केंद्र के रूप में होगा, जिसमें हम प्रार्थना सभा के रूप में रखा जाएगा। उसमें हम प्रार्थना के रूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति होगी उस हाल में, और उसमें हम केवल प्रार्थना के लिए विपश्यना केंद्र के रूप में रखा जाएगा। उसके ऊपर जो 2 तल होंगे उसमें गेस्ट हाउस और हॉस्टल, उन बच्चों के लिए जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं। ग्रेटर नोएडा एजुकेशन का एक हब है, यहाँ पर जो बच्चे समाज के लिए पढ़ने आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, उनकी व्यवस्था वहाँ हॉस्टल के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। और एक तल गेस्ट हाउस के रूप में हमारे समाज के लोग जब आते हैं तो उनको रुकने की, ठहरने की जगह होनी चाहिए। तो इस रूप में इस बिल्डिंग का जो उपयोग है वो सोचा गया है। और कुछ रूम और भी मिलेंगे, जैसे इस कोने में ऐसे तीनों, तो शायद हमारे समाज में हम लोग तो बिल्डिंग मुहैया करा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे प्लान लेके आएंगे जो कोचिंग इत्यादि की, IAS PCS इत्यादि की कोचिंग करना चाहेंगे, जगह यहाँ होगी, वो हमने प्लान में रखा है कि वो होना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे आत्मनिर्भर हो, बच्चे आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। तो ये तो बिल्डिंग की उपयोगिता रही, और उस बिल्डिंग की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब हमारे उस जो कमेटी होगी, विजन देने वाली कमेटी होगी, उसको आगे ले जाएगी। बिल्डिंग क्या करेगी? बिल्डिंग तो बनाने के लिए बहुत सारे लोग बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन उसको विजन को मूर्त रूप देने के लिए हमें बहुत सारे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, उस विजन को पूरा करने के लिए आगे सामने आए कि भाई ये विजन है। और थोड़ा हाथ लगा विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुशवाहा समाज दिल्ली के प्रधान संरक्षक इंजीनियर रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र कुशवाहा सीधे सब सम्मानित। आइए सर। सर उधर जीवाराम जी, जीवाराम जी, हाँ एक हाँ भगवतो अर्हतो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादिठाना सुरामेरे मज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। मंचस्थ अतिथियों का 79वां स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में सादर नमन करता हूँ। साथ ही महान सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद के चरणों में भी श्रद्धा सुमन नमन करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम का अध्यक्षता कर रहे माननीय वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई वीरेंद्र मोड़ जी, जो मानेसर से आए हैं। आज हम सबके बीच भक्ते रोशन करुणाशील जी, जमचुक जी, हमारे बीच में रिटायर्ड जज
माननीय भवनीय सैनी साहब, हमारे बड़े भाई शिव कुमार कुशवाहा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, हम कुशवाहा समाज के अध्यक्ष बड़े भाई रमेश कुशवाहा सर, तहसीलदार सर, आदरणीय शशि कुशवाहा सर जो जेलर साहब हैं, एवं सभी मंचासीन लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं चंदन करता हूं। आज आप सब लोगों ने अपनी कीमती समय निकाल के और इस प्रोग्राम में आए हैं। यहाँ पर जितने लोग सम्मानित समाज के लोग आज बैठे हुए हैं, माता बहनों बच्चों, सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सबको पता है कि ये सेक्टर 37 में अखिल भारतीय मौर्य महासंघ और कुशवाहा समाज के अधिक प्रयास से ये भवन आज 2 मंजिला बन के तैयार हुआ है, जिसमें आज पहला प्रोग्राम हम लोग बड़ा गर्व के साथ मना रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत मेहनत से जो 40 साल से समाज ने सपना दिल्ली एनसीआर में देखा है, वो आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है और ये सब आप लोगों को सहयोग से ही हुआ है। आज का प्रोग्राम में हमारे अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के सारे पदाधिकारी ने काफी मेहनत से काम करके यहाँ तक इस चीज को सजाया है। हम उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम तो अभी सीखने वाले हैं। हमारे जितने अतिथि आज मंचासीन बैठे हुए हैं, हम उन सब की बातों को सुनने का काम करेंगे। साथ में जितने वरिष्ठ समाज सेवी आज आए हैं, पदाधिकारी लोग आए हैं, मैं सबको समय देना चाहूँगा अपना, जो हमें वो आगे का रास्ता दिखाए, कुछ आगे हमें गाइड करे, जो हम और समाज को आगे बढ़ाने में आप लोगों को सहयोग से समाज को आगे बढ़ा सके। इसी के साथ मैं सबको आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीच में मधुबनी के रहने वाले माननीय राजीव सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने अखिल भारतीय मौर्य महासंघ और इस भवन के अनुदान के लिए, भवन के बनाने में अपना सहयोग करने के लिए राजेश भैया 1 लाख रुपए का उन्होंने चेक प्रदान किया है। मैं राजेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि वो भेंट करें। निराश मत। सभी के साथ सभी देशवासियों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बारंबार बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमें आजादी के साथ साथ उस पथ पर चलने के लिए भी अग्रसित करता है जो इस देश में शांति, एकता, करुणा बनाए रखे। जो असता आप देख सकते हैं कि जो इस पोस्टर डिजाइन पे भगवान बुद्ध की तस्वीर बयां कर रही है। हमें भगवान बुद्ध के बनाए मार्गों पर जो से करुणा, शांति, दया दिखाती है, उस राह पे चलने की जरूरत है और वही ही मानवता का मार्ग भी है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आप सभी का प्यार आशीष पाने के लिए आप सभी के बीच हूं। अभी मंच संचालक महोदय जी ने कहा कि वही गीत एक बार आप रखेंगे जिससे पंडाल में जो लोग भी उपस्थित हैं उनके अंदर थोड़ा सा जोश भर जाए। थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा दिया जाए माइक का। अच्छा, कंप्लीट है। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। कितने लोग करना चाह रहे हैं? एक बार हाथ उठाएंगे जिनकी इच्छा है कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान बुद्ध का भारत पुनः हम बनाएंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि देश प्रेम वही है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। कहना है मेरा, चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम।
हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम भारत देश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। इतिहास के उन पन्नों पे चलेंगे जहां से इस धरा की सबसे गौरवशाली इतिहास लिखी गई, यानी मौर्य वंश की व्याख्यान लिखी गई। चंद लाइनों में मैं आप सभी को उस इतिहास के झरोखे में ले चलूंगा, उस इतिहास को दर्शन कराऊंगा जहां से मौर्य वंश की पहचान है। कैसे? जिसने नवनिर्माण किया था, भारत को पहचान दिया था, जिसने खुद मानवता खातिर खुद को भी कुर्बानी किया था, ऐसा इस माटी का लाल, इस देश का लाल, इस धरा का लाल, मगध का लाल कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। एक बार जोरदार ताली उस चंद्रगुप्त मौर्य महान के लिए। अंतिम कड़ी में कहना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में, बहुत कुछ खोया हमने, पाने की लालसा लेकर के यहाँ इकट्ठा भी हैं। हमें पाना क्या है, उसी चीजों पे मैं फोकस करूंगा। सदियां बीत गई हैं फिर भी चंद्रगुप्त को आना है, खोया है सम्मान जो हमने फिर उसे अपनाना है। नवजीवन निर्भीक नवमंगो पर अभिमान करेंगे हम, नवजीवन निर्भीक नवमंगो पर अभिमान करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभिराम करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अभिराम करेंगे हम। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में विजय दिवस, विजय समारोह एवं धम्म संगीत भगवान बुद्ध की स्थलीय बनने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध केंद्र और धम्म संगीत यानी धम्म की चर्चा यहाँ होनी है। तो हमने धम्म देशना के रूप में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC के सेक्रेटरी जनरल माननीय जंगचुक चोड़े जी को आमंत्रित किया है। आप सब ध्यान से सुने धम्म देशना, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम नानार्थम नागमं निर्गमं या प्रतीत्य समुत्पादं परपंचोपशमं शिवं देश्यमास संबुदस्तं वंदे वदतां वरम्। भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना करते हुए मैं इस धम्म देशना की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं मौर्य वंशियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ इस कार्यक्रम में। सम्राट अशोक मौर्य को कौन नहीं जानता इस दुनिया में। सम्राट अशोक मौर्य की ख्याति सिर्फ इस देश के अंदर ही नहीं, इस देश के बाहर दूर दूर तक गूंजा और आज के दिन भी लोग उन्हें याद करते हैं। एक धार्मिक सम्राट के तौर पर उन्हें उनका अनुसरण किया जाता है और उनको याद किया जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि आप सब लोग किसी न किसी तरह से उस मौर्य वंश से जुड़े हुए हैं और
मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने मित्र डॉक्टर हरिराम मौर्य जी और आपके आर.डी. मौर्य जी और बहुत सारे मित्र मेरे ऑफिस में कईयों बार आए। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करने के लिए मेरे पास आए और हम अभी भी उस विषय पर विचार करते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को जल्दी पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण होकर ये जनता को समर्पित होना चाहिए। जब इस तरह का कार्यक्रम जनता को समर्पित होता है तो उसका जो लाभ है वो बहुत बड़े पैमाने में मिलता है। तो आज के दिन में विषय के तौर पर मैंने प्रतीत्य समुत्पाद ये चुना है। इस पर धम्म देशना देना मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध जो है वो किसी सृष्टि के रचयिता भगवान में विश्वास नहीं करते थे और सृष्टि का किसने रचना की है ऐसे विषयों पर वो बात भी नहीं करते थे, उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो इसी विषय पर यहाँ पर उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इस विषय पे, तो वो यहीं पर आकर प्रतीत्य समुत्पाद के उनका जो सिद्धांत है उस पर टिकता है और उसी के आधार पर वो पूरे सृष्टि की व्याख्या करता है। तो भगवान बुद्ध के जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं द्वादश निदानानि, 12 प्रकार के प्रतीत्य समुत्पाद के पूरे चक्रव्यूह का अंग उन्होंने व्याख्या दिया है। तो ये 12 द्वादश निदानानि जिसे हम कहते हैं पाली में और संस्कृत में, ये हैं, पहले मैं संस्कृत में बोलता हूँ फिर उसके साथ पाली का जो समकक्ष शब्द है उसे भी बता देता हूँ। संस्कृत में पहला 12 में से जो पहला प्रतीत्य समुत्पाद का अंग है उसे हम कहते हैं अविद्या और पाली में अविद्या कहते हैं, और जब हम उसका अनुवाद इंग्लिश में करते हैं तो हम उसे इग्नोरेंस कहते हैं। भगवान बुद्ध का सोच यही था कि पूरे जो जीवन चक्र है, पूरी जो समस्याएं हैं, उसका जो मूल है वो अविद्या है। अविद्या के कारण ही हम पूरे जीवन भर में बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है हमें। तो अगर इसे उदाहरण के तौर पर दिया जाए तो बहुत ही आसान होगा। आप लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभिभावक हैं, आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों ने महसूस किया होगा जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर एक प्रकार का अविद्या वहाँ पर व्याप्त होता है। और अगर उस अविद्या को अगर समाधान नहीं निकालेंगे तो उसी अविद्या के स्तर पर अगर उसे आगे वो बढ़ता रहेगा तो वो बहुत सारे गलत कार्य कर बैठेगा। तो अविद्या जो है उसे हम कहते हैं इग्नोरेंस और अविद्या भी कहते हैं। तो उसके इसी कड़ी में दूसरा जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो अंग आता है उसे हम कहते हैं संस्कार। अविद्या के आधार पर संस्कारें बनता है, जिसे पाली में संखार कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में जब अनुवाद करते हैं तो कार्मिक एक्शंस कहते हैं, कर्म कहते हैं। हिंदी में आप कर्म भी कह सकते हैं। अविद्या के प्रभाव में कर्म बनता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आग को छूने से जलता है, तो वो उस अविद्या के प्रभाव में आग को छुएगा तो क्या होगा, उसे नुकसान होगा, उसका अंग जलेगा। तो ये आम तौर पर हर इंसान का, हर जीव का यही प्रक्रिया होता है कि अविद्या के प्रभाव में हम बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं।
तो इसे जिस कर्म को हम गलत कर बैठते हैं उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब कोई भी अच्छा बुरा कर्म हो सकता है जिसे भविष्य में उसका फल भोगना पड़े, उसे हम संस्कार कहते हैं। तो तीसरा जो अंग है प्रतीत्य समुत्पाद का इसी कड़ी में, वो है विज्ञान। विज्ञान संस्कृत में है, विज्ञान पाली में है, और इसे हम इंग्लिश में जब इसका अनुवाद करते हैं तो कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब कोई इंसान कुछ कर्म कर बैठता है तो उस दौरान विज्ञान की उपस्थिति रहना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इंसान अचेतन हो तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो चेतना होना ज़रूरी है, तो जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो ये तीसरी है। इन तीनों को हम एक क्या करें, कारण समूह में रखते हैं। जो मूल कारण है इंसान या किसी भी प्रकार की जीव का जीवन जीने को पूरे चक्रव्यूह में फंसने का पूरा जो मूल कारण है यहीं से शुरू होता है। तो आगे जो चौथा है इस कड़ी में, जिसे हम पाली और संस्कृत में नाम रूप कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में नेम एंड फॉर्म कहते हैं। नेम एंड फॉर्म ये फल कड़ी में आता है। कारण कड़ी में जो तीन आता है उसे मैं बता चुका हूँ। फल कड़ी में आता है नाम का मतलब जो भी रूप ना हो, रूप से इत्र जो भी स्कंद हो उसे नाम कहते हैं, और रूप अपने आप में एक स्कंद होता है। तो इन सब को मिलाकर नाम रूप कहते हैं। तो नाम रूप एक फल कड़ी में आता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये होता है तो हम ज़रूर उसके फलस्वरूप अच्छाइयों को ग्रहण कर पाएंगे और अच्छाइयों को हम अपने जीवन में क्या कहते हैं अर्जित कर पाएंगे। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दूध है, मैं थोड़ी सी दर्द दिल के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, अब हुजूर आते आते बहुत देर करती। माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। और अमरेश जी में गुण है कि ये काम निकलवा लेते हैं और बड़ा भारी दबाव रहता है इनका। ये आजकल जो है 5 बजे बात कर लेते हैं हम लोग। काम करने का जो जुनून होता है मित्रों, मैं आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि बहुत देखिए आप कितना अच्छा बोलते हैं वो उसका कोई महत्व नहीं, आप कितना अच्छा काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। जो लोग यहाँ आए हुए, जिन लोगों के कान तक मेरी आवाज़ जा रही है, आज का एजेंडा तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई ये भवन बना और हम लोग के देखते देखते 2 मंजिल बन गया। जिसके भी नाते रिश्तेदार मित्र दोस्त जान पहचान के लोग हैं, उनसे कोशिश करिए कि इस भवन में कोई एक कमरा बनाए। कोई 1 लाख दे, कोई 2 लाख दे, कोई 4 लाख दे। और जो साथी लोग आईडी मौर्य साहब, एसडी मौर्य जी, डॉक्टर हरिराम मौर्य जी, अमरेश जी, राजेश भैया, तमाम साथी जो इस काम को, और इसके अध्यक्ष माननीय प्रवेश कुशवाहा जी, इन पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और इस बात के साथ बधाई देता हूं कि याद नहीं आ रहा, चलो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें साथ दें। मैं अभी आरडी क्या डॉक्टर हरिराम मौर्य साहब मुझे कह रहे थे कि आप जो है मदद नहीं करते, लेकिन मैं जब सबको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये वीरेंद्र भैया, गंगा भैया, ये प्रवेश कुशवाहा, अरे पीसी कुशवाहा जी, सब लोग इसमें से किसको मैं कहूँ कि मेरा नहीं है। सब लोगों के दरवाजे तो मैं ही मांगता रहा। अब कोई बड़ा काम है, ये देखिए 250 लाख रुपए, यानी 2.5 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ। और अब मकान दुकान जब खोल दीजिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब शिद्दत के साथ सब लोग उसमें साथ दें। तमाम साथी लोग यहाँ आए, आज
19वां स्वतंत्रता दिवस है। जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, और जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। झंझा और तूफानों ने भी जिनका लोहा माना, झंझा और तूफानों ने भी जिनका लोहा माना, देश प्रेम के वो दीवानों उनको भूल न जाना। इन मीनारों की नींवों में उनकी लाशें सोई, एक एक ईंट है इसकी उनकी लहू से धोई। आज हमको आज़ादी मिली है और इधर बीच में जो देश से खबरें आ रही हैं, अभी बिहार में SIR हो रहा है, मतलब क्या गहन जनगणना हो रही है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा है, वो मर गए, और कुछ लोग मुर्दा हैं, वो हाजिर हो गए। ऐसे हम लोग देश में रह रहे हैं। तो जो आप सब लोग पढ़ते हैं, जो सब लोग लिखते पढ़ते हैं, और बड़ा बुद्धिजीवी समाज है हमारा, इसलिए इकट्ठा नहीं होता है, ये भी बड़ी भारी समस्या है। ज़्यादा जोगी होते हैं, मठ उजाड़ हो जाता है। ज्ञान बहुत है, अब ज्ञान बहुत है तो बुद्ध के मानने वाले जितने भी लोग हैं, अब जरा एक बार नज़र दौड़ा के पूरे देश भर में देखिएगा, एक ही जाति बिरादरी के लोग, एक दूसरे के साले बनोइया, एक दूसरे के चचेरे भाई, क्या 10 लोग इकट्ठे होते हैं क्या नेता लोग? क्या नहीं हो पा रहे। और जब हम बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध का जो दुनिया है वो कितनी बड़ी है। अभी बनते साहब ने कहा, पूज्य करुणाशील जी ने, कि 51 देशों में बुद्ध के मानने वाले लोग रहते हैं। वीरेंद्र भैया भी बता रहे थे कि जहाँ भी गए, ये क्या भारत में मंदिर वंदिर कुछ नहीं बेचते उनके बुद्ध के मंदिरों के आगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब यहीं से बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, तो उसको जानने वाले हम लोग को तो एक अच्छा सौभाग्य प्राप्त है कि हमें दावा करते हैं कि हम उनके वो हैं, क्या वंशज हैं। अब जब हमारे पास एक दावा और है कि हम उनके वंशज हैं, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि बुद्ध का फोटो लगा करके आप उस पर दिया दुपत्ती जला दी, उससे काम नहीं बनेगा। लेकिन जो उनकी चेतना है, जो उनका संदेश है, अगर हम सब लोग गांव-गांव तक और आपस में जो हमारा मिलने जुलने का ढंग है, उसमें भी अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो आइए सर, फिर परिचय बाद में करा देंगे, लेकिन हाँ आइए, तो उसमें भी हम लोग आगे कोशिश करेंगे। देखिए मित्रों, हमारे दादा घी खाते थे, हमारा हाथ सूंघ लो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आज हमारे बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं, क्या उनका ज्ञान है, क्या उनकी चेतना की शक्ति है, कैसे वो ध्यान करते हैं, ये सब जैसे अभी बनते जी ने अभी प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताया, बहुत इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड, सिंपल ग्रेस्पिंग, ये सब बता रहे थे। उसका मतलब है कि उन चीज़ों को ग्रहण करके अपने जीवन में हम कितना उतार देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ऐसा नहीं हो कि आइए नमकीन खाइए, चाय पीजिए, चले जाइए। उसको हम लोग सारे लोगों तक, जितने लोगों तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सब लोग इकट्ठा होकर के यह न समझना धुआं जिंदगी में अब कोई आग नहीं है, और जिसको मिलकर गा ना सके हम ऐसा कोई राग नहीं है। तो सब लोग हम लोग मिलेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। और ये हमारे सामने इन मित्रों ने बड़ा काम करके दिखाया। किसी समय हमको याद है, दालचंद भैया यहाँ बैठे हुए हैं, राधे श्याम बाबू जी थे, और वो खानपुर वाले क्या वर्मा साहब, सब लोग हम लोग जाते थे कि यहाँ हम भवन बनाएंगे, जुटाते उठाते थे, पैसा इकट्ठा नहीं होता था। एक दिन रामबोध मौर्य जी के पास बैठे थे, उसमें नगर आयुक्त थे गाजियाबाद के, उन्होंने कहा तुम 11 लाख रुपया भी दे दो, हम तुमको 500-700 गज जमीन अलाट कराते। मदन भैया को फ़ोन भी कर दिए, लेकिन उसमें 11 लाख रुपया नहीं इकट्ठा हुआ। तो मैं इसके जो पहले अध्यक्ष थे आदरणीय चंद्रमोहन मौर्य जी, और आज जो अध्यक्ष हैं प्रवेश कुशवाहा जी, दोनों साथियों को और तमाम उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें हम हर तरीके से साथ में हैं, लगातार काम करेंगे, अमरेश जी के आदेश का पालन करेंगे, जो कहेंगे उसको किया जाएगा, पैसे कौड़ी जुटाया जाएगा। और कुछ ही शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ। तो वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। तुम्हें भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। यूँ दिन के धूप को झूम के
यही दिन के धूप को चूम के, इस दिन के धूप को चूम के, इस सब के फूल को चूम के, इस साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर न हो। नमो बुद्धाय। मातृशक्ति, मंचासीन सभी बंधु, बनते जी और सभी मेरे छोटे भाइयों और मेरे बच्चों, आज हम अपनी स्वतंत्रता का 79वां दिवस मना रहे हैं। 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 78 वर्षगांठ को कहते हैं। 78 वर्ष पूरे हो गए, तो बात ठीक है, हम 78 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन कुछ हम पीछे का देखें। देश के स्वतंत्र करने में जिन जाने और अनजाने लोगों ने जो अपने समर्पित कर दिया, उनमें से कुछ ही लोगों के नाम इतिहास में दर्ज हैं। मुझे दुख होता है, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों का कहीं नाम नहीं होता है। उनमें मैं जानकारी दे दूं, जो मेरी जानकारी में है, बिहार के श्री भिखारी ठाकुर, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था अपने वहाँ के गीत गा करके, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। दूसरे थे बिरसा मुंडा, जिनका इस स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं नाम नहीं आता है। इसी प्रकार चोर सिंह वर्मा, जो उस समय जिला अलीगढ़ में था, गांव ढकनगला, अपने कुशवाहा बरादरी के। दूसरे महाशय ज्योति सिंह, जो आपके जिला हाथरस में आ गए हैं, ग्राम महो, जाके पृथ्वी प्रकाश चंद कुशवाहा जी हैं। तीसरा नेक राम जी कुशवाहा, जिला आगराम बरहन जंक्शन है। इन तीनों के बारे में ये बता दूं, इन्होंने पेंशन लेना भी स्वीकार नहीं किया। हमने इनको कहना था, हमने देश के लिए कुछ किया है, तो इस पेंशन के लिए नहीं किया है, हमने अपना उपचार किया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि इतिहास संबंधी साहित्य पढ़ें और अपने पूर्वजों की जो भी कुछ उन्होंने कुर्बानी की है उसके बारे में, और जाति इतिहास भी पढ़ें, केवल कोरी ऊपरी कल्पनाओं में न घूमें। बस ये धन्यवाद, आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद। माननीय वीरेंद्र कुमार जी, चेयरमैन प्रगति इलेक्ट्रोकॉम, आपके आशीर्वाद वचन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंच पर उपस्थित भंते जी, गुरु जी एवं सभी सम्मानित भाईगण एवं सामने सभी भाई बहनें, आप सब लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूं। और सभी लोग अपना समय निकालकर आज यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और आज के दिन मुझे जो सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं प्रवेश कुमार जी, पूरी टीम को और सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग 15 अगस्त जो देश आज़ाद हुआ था, तो बेसिकली आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हम लोग भी अपने समय में जब बचपन में बहुत करीब से गरीबी को भी देखे, अशिक्षा को देखे, भेदभाव को देखे हैं, और वहाँ से धीरे धीरे करके जो प्रयास से यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में ज़रूर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि भंते जी ने चर्चा किया ज्ञान और कर्म की, जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा में दिया। तो आज हम सब लोग जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे हैं, अगर सबकी उपलब्धि देखी जाए तो सबकी अलग अलग है, सबकी एक जैसी नहीं है। मैं करीब 25-30 कंट्री में घूमा भी हूँ, और मेरे पास जो
दो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो मानेसर में है और एक है कोटपुतली जयपुर केसवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैंने जो बेसिकली कुछ अपने से रिलेटेड ही बातों को रखूँगा ताकि जो नौजवान हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो भी हमारे बीच में जो हम सब लोगों के अचीवमेंट है अलग अलग है, तो वो सारी चीज़ें आधारित है हमारे ज्ञान और कर्म से ही। हमने जितना ज्ञान और कर्म को अपने बेसिकली उसको कर्म में लाया तो उतना ही हमने पाया है। हमारे पास कितना भी अच्छा विचार हो, कितनी भी अच्छी आइडिया हो, लेकिन वो तब तक उसकी सफलता नहीं मिलती, तब तक वो फलीभूत नहीं होती जब तक कि उसको हम कर्म में नहीं लाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी कर्म की चर्चा बहुत किया है। और जैसे कि आज ये भवन जो इस स्थिति में खड़ा है, तो अगर हम लोग सिर्फ चर्चा करते रहते, भाई नक्शा बना लिया और उसके बाद जो है हमें इस टाइप का भवन होगा, बड़े बड़े सपने देखते रहे, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये आप सब लोगों ने मिलकर सहयोग दिया और प्रवेश कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ इस पे लगे रहे। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, छोटे छोटे अनुदान भी मिलता है, कुछ लोग बड़े भी देते हैं। तो ये भवन आज जाके 2 स्टोरी खड़ा हुआ है और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसा कि मेरे यहाँ पिछले दिनों गए थे तो ये लोग चर्चा किए कि इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी अभी हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे जंगले सब अभी लगाने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, क्योंकि आज इस भवन में हम लोग इकट्ठा हैं 15 अगस्त के मौके पे, तो सब लोग भी अगर बढ़ चढ़ के सहयोग दें तो ये भवन जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये बौद्ध संस्थान, बौद्ध शिक्षा संस्थान है, तो इसको बल्कि हम लोग फ्यूचर में, भविष्य में इस बात के लिए भी लाएं कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं या जो उद्योग में आना चाहते हैं, क्योंकि उद्योग में मैंने देखा हम लोग एक बार सफलता आने के लिए टाइम तो लगता है, क्योंकि जो पहली जनरेशन होगी वो उसको मान के चलिए कि कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल संघर्ष करना पड़ता है। और बीच में ऐसे ऐसे समय आते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि कई जो बिजनेसमैन हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नौजवान हैं वो भी इसमें आए, क्योंकि इसमें आपको समाज को भी सेवा करने को मौका मिलता है, देश का भी सेवा करने को मौका मिलता है। अब देश का मैं जैसे बताऊं कि एक जैसे हम लोग की कंपनी जो है, कोई भी जो 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी है 150 करोड़ तक की चलाते हैं, तो 30 से 40 लाख तो जीएसटी भी भरता है, साल में 2-3 करोड़ इनकम टैक्स भी भरता है, कस्टम ड्यूटी भी भरता है और भी तरह की टैक्सें देता है। तो ये देश की तरक्की में भी लगता है, उसके साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाता है, उसके अपने सपने भी पूरे होते हैं। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोरिया भी गया, साउथ कोरिया भी, चाइना भी, कंबोडिया भी और भी यूरोप के देशों में गया, लेकिन जो देश बेसिकली जो बुद्ध के मानने वाले हैं, जैसे जापान है, कोरिया है, जहाँ पर सिर्फ ज्ञान की चर्चा होती है, उनको आप देखेंगे वहाँ पे बल्कि आर्थिक संसाधन तो कुछ है नहीं, वहाँ पे बेसिकली किसी तरह का कोई माइंस मिनरल्स, जिस तरह से हम लोगों का देश भरपूर है, इस तरह का नहीं है जापान में भी और कोरिया में भी, साउथ कोरिया में। लेकिन आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के खड़े हैं, उनकी आबादी के रिस्पेक्ट में अगर उनकी इकोनॉमी को देखा जाएगा तो वो अमेरिका से भी बड़े हैं भाई। जैसे कि करीब करीब 12 करोड़ की आबादी है आपकी जापान की, और उसको इकोनॉमी करीब करीब 6 करोड़ है। तो इस तरह से देखा जाए तो इतनी छोटी आबादी होते हुए इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो बिजनेस में भी आए, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर होता है, लेकिन संघर्ष के बाद उसको जो है एक बार सफलता मिलती है, क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो जब आप नए बिजनेस में आते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो बेसिकली बैकग्राउंड है या तो खेती से है
या तो नौकरी से है। तो बिजनेस में आपको हर तरह का अपना भी एक बेस्ट से बेस्ट लाइफ जीने का मौका मिलता है, समाज के लिए भी हम सहयोग करते हैं, उसके अलावे एक देश को भी सेवा करने का मौका देते हैं। तो इसी के साथ में आप सब लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि प्रवेश जी और पूरी टीम को आप जितना भी मदद करें ताकि ये भवन जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो और उसको कुछ और भी हम देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए इस भवन को उपयोग करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध महान सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नागरिक धम्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बृहदत्त और उन सभी संतों, गुरुओं, उन बहुजन महापुरुषों, उन बौद्ध दार्शनिकों, इतिसिंह फायन, वेनसांग और सभी जिन्होंने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और मंच पर आने का ये भी उन महापुरुषों की बदौलत ये अवसर मिला। मंच पर आसीन जो बैठे हुए हैं सभी, आप सब बैठे हुए हैं और मैं भी आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो उन सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए शुरुआत करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए बुद्ध तक जाने का रास्ता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। हम तो गुमनामी के अंधेरे में डूब गए थे। तो अपनी बात शुरू कर रही हूँ। 21वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी आपकी होगी, घबराने की बात नहीं, विरोधी तुमको रोक सके ये उसकी औकात नहीं। अगर विरोधी रोकेगा तो जंग करेंगे मैदान में, क्योंकि बाबा साहब ने हक दे दिया है हमें संविधान में। तो मैं ये 5 स्तंभों पे बात करूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी टाइम का अभाव है, वक्तागण और भी हैं और समय थोड़ा कम है, तो बताने का प्रयास करूंगी। मैं शुरुआत करूंगी बाबा साहब के 5 स्तंभ। शैक्षिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। तो शैक्षिक आंदोलन में बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने संविधान में उसको लिपिबद्ध करके दिया है और उससे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस शिक्षा के काम को बखूबी आगे बढ़ाया। और उस जमाने में भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले कहलाई। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले खुद पढ़े, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और वो भारत की प्रथम शिक्षिका बनकर के आई। साथ में फातिमा शेख भी उनका पूरा सहयोग किया। वो भी अगर बात कहूं तो मुस्लिम समाज की वो प्रथम शिक्षिका कहलाई जाती है सावित्रीबाई फूले के साथ। उस जमाने में उस्मान शेख के साथ मिलकर के उन्होंने 20 स्कूल खोल दिए। तो ये जो शिक्षा का आंदोलन है, जो 5 स्तंभ दिए बाबा साहब ने, तो ये शिक्षा का आंदोलन बाबा साहब ने इतना बखूबी चलाया, संविधान में लिपिबद्ध कर दिया, आपको आरक्षण दे दिया। और मैं जो कह रही थी कि 21वीं सदी आपकी होगी, तो जब ये SC, ST, OBC समाज जब एक होगा तो इस धम्म क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। और ये जो शोध संस्थान आपने बनाया है, इसके लिए मैं पूरी टीम को
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया कि इसी से हम आने वाली पीढ़ी को वो धम्म दे सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस बौद्ध समाज का हिस्सा बन सकें, उस संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन। माननीय प्रताप सिंह सैनी साहब सोनीपत। आज की आम बेला के अवसर पर जो हमने 78 साल पूरे कर लिए हैं देश को आज़ाद किए, उस मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। मंचासीन सामने मेरे बैठे सभी बहनों से, भाइयों से प्रणाम करता हूं। मैं अभी यहाँ काफ़ी समय से बैठा हूं और मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ आज का दिन इस स्थान के लिए नियत करके आए हैं, कृपया करके जो वक्ता है उनकी बातें सुनी जाएं और जो आपको अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करें। मैं अक्सर देख रहा हूं कि वक्ता अपनी बात कह रहे हैं और हम अपनी बातों में व्यस्त हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो कृपया बातें सुने और जो आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण करें। मुझे आज सुबह भी और पहले भी हमारे बनते जी हैं करुणाशील जी, उनका आदेश हुआ कि आपको आना है सोनीपत हरियाणा से। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप आओ, तो मैं उनके आदेश पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आपको, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दिल्ली में ही मंगोलपुरी में एक सुंदर भवन आपका बना है, उसको भी आप एक बार देखें और इसमें भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जिस रूप में आप दे सकते हैं वो दें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस पर आप देखिए, जिस प्रकार से ये हमारा हाथ है, इसमें 5 उंगली और अंगूठा है, लेकिन इसका उदय इस हाथ से ही हुआ है। इसी तरह हमारा समाज है। हम शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, माली, रेड्डी जो भी है, लेकिन हम एक पेड़ से ही पैदा हुए हैं। हम अपने को अलग ना समझे। जिस दिन हम आप सभी अपने ये मान लेंगे कि हम सब एक हैं, आपकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। सामने वाला आपसे वैसे ही पराजित होकर पीछे हट जाएगा। और अगर हम अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर इंफीरियर के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम विभाजित रहेंगे और हमारी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। खासकर इस समय हमारे देश में आपको पता है कि जो कुछ है वो राजनीति से चलता है, दूसरे शिक्षा से चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे बच्चे काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप में अभी भी हम पीछे हैं। जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारे 28-29 जो स्टेट है देश में, उसमें जो हमारी आबादी है उसके अनुसार हमें अभी तक हमारा हिस्सा पूरा नहीं मिलता। मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा, आप सभी 1 मिनट मुझे और दे दें कि अब जो जनगणना भारत सरकार कराएगी उसमें आप ये की कॉलम रखें, जिसने भी हमारे समाज के लोग भाई हैं, चाहे शक है, मौर्य, कुशवाहा, वो एक ही कॉलम में अपना नाम दर्ज कराएं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी संख्या जब एक साथ निकल कर आएगी, आप 12, 14, 15% निकल कर आओगे, आधी चीजें आपको बगैर मांगे ही मिल जाएंगी। क्योंकि उनको पता है, सभी पार्टियों को पता है कि इनकी इतनी भारी संख्या है तो इनको इनका हिस्सा देना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये मैं आपसे यही विनती करता हूं, जब आपके परिवार में जब ये लोग आए तो उसमें खास कर ये देखें कि हम एक ही कॉलम में आए पूरे देश में। मैं आपसे ये विनती करता हूं। दूसरे मैं आपसे एक ही बात ये भी कहना चाहता हूं, आज इतनी देर से अभिवादन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे की बारिश तो मुझे दिखाई नहीं दी।
और ये भवन केवल पैसे से ही बनेगा। मैं ये भी आपसे विनती करता हूं, जिसका जितना सामर्थ्य है वो जरूर सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान देने का कष्ट करें। मैं अपनी ओर से आज इस भवन का अपने आप को, अगर ये संगठन मुझे उचित समझे तो मैं ट्रस्टी बनने के इच्छुक हूं, अगर ये लोग मुझे इसके लायक समझे तो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर माननीय ज्ञानादित्य शाक्य जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और आप पाली भाषा के महत्व को अपने विचार रखेंगे। प्रोफेसर ज्ञानादित्य शाक्य जी। बनते जी एक दो फोटो खींच देना ऐसे इधर से खड़े हो गए ना। टाइम ओके ओके। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। परम पूजनीय भंते जी, इस अखिल भारतीय मौर्य महासभा महासंघ के समस्त ट्रस्टी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के जो सहयोगी संस्थाएं कुशवाहा समाज दिल्ली, अखिल भारतीय मौर्य महासभा और इससे जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं, उन सभी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और विशेष रूप से मैं अनिल कुशवाहा जी और भानु प्रताप कुशवाहा जी और हरिराम मौर्य जी, जिनसे मेरी मुलाकात जून के महीने में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हुई और जिनके विशेष निवेदन पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आपने मुख्य वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन एवं सभ्यता संकाय में कार्यरत हूँ और मैं पाली भाषा और साहित्य का विशेषज्ञ हूँ। उसके नाते मैं संक्षेप में एक बात रखूँगा। बुद्ध के केवल अंतिम उपदेश को यहाँ पे मैं अभिव्यक्त करने का प्रयास करूँगा। बुद्ध ने अपने शरीरांत से पहले कुशीनगर में अपने शिष्यों को संदेश देते हुए एक वाक्य कहा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बुद्ध की शिक्षाओं का अगर हम सारांश कहें या जो उन्हें उचित लगा कि अंतिम संदेश हम क्या दें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हंददानी भिक्खवे आमंतयामी वो वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथ। यानी हे भिक्षु, मैं आमंत्रित करता हूँ, बताता हूँ, वय धम्मा, वय का मतलब होता है व्यय, पाली शब्द है, पहले वय था अभी व्यय हो गया। व्यय मतलब खर्च, समाप्त, क्षीण। धम्मा यानी धर्म, संखार यानी व्यय धर्मा, संखारा मतलब होता है संस्कार, यानी जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं या कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हैं, वो सभी उनका जो स्वभाव है वो क्या है कि वो व्यय धर्म है, नश्वर हैं, परिणामशील हैं, क्षणभंगुर हैं, समाप्त होती हैं, क्षीण होती हैं, वो स्वभाव है। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या कोई भी हम भवन कुछ भी बनाएं, ये शाश्वत सत्य है कि सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, विपरिणाम धर्म है। जैसे पानी का बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसी तरीके से ये मानव का जीवन है जो बच्चे के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे विकास होता है और बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था पहुँच करके वृद्धावस्था। और
हम यही पास में हमारा ऑफिस है सूरजपुर में, कलेक्ट्रेट ये कचहरी के गेट नंबर 2 के पास ऑफिस है। तो जिसको भी कभी भी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक आ सकते हैं। और बाकी प्रवेश जी की टीम को भाई धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे कार्य में इनकी पूरी टीम लगी हुई है, सब लोग सहयोग करें। हमसे भी इनकी मुलाकात कोई 6 महीना पहले की है, इसके पहले लेकिन इन्होंने जो ठाना है उसमें हम लोग भी एक छोटा सहयोग हमारी तरफ से जो हो सकता है हम कर देते हैं। लेकिन यही है कि बेगी जब तक सभी लोग नहीं मिलेंगे ये लक्ष्य पूरा हो नहीं सकता। तो हर व्यक्ति अपना सहयोग दे ताकि समाज के लिए कुछ बन सके। धन्यवाद। कुशवाहा समाज दिल्ली के मुख्य संरक्षक भाई महेंद्र कुशवाहा जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार रखें। भाई साहब। हो या ना हो भैया आपके। हेलो, आज भारतवर्ष के 79th वर्षगांठ पे विजय दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और साथ में हम इस भवन निर्माण के हमारा काम विकास में होने वाले कार्यक्रम को विटनेस करने के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे मंच पे उपस्थित सभी मंचासीन भाई बंधु, उपस्थित अतिथिगण, हमारे अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा जी और उनकी टीम, आज का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है। उन सभी टीम को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का आह्वान है अखिल भारतीय मौर्य महासंघ और अन्य संबंधित शाखाओं से इस भवन को पूर्ण करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि आप लोग प्रदान करें। उसमें हम भी यही आप लोगों से आप निवेदन करेंगे, आप अपने साथ अपने जो भी मित्र रिश्तेदार संबंधित व्यक्ति हैं सबको आह्वान कीजिए, सबको प्रोत्साहित कीजिए कि एक नोएडा NCR दिल्ली NCR में एक हम लोग और अच्छा कार्यक्रम करते रहें और पूरे हिंदुस्तान का ये प्रतीक बने, ऐसा भवन बनाने में हम सब लोग सहयोग करें। आप सभी का अंत में मैं छोटा सा ही केवल बात करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। बड़े भाई बहुत, अगर आज का दिन नहीं होता तो शायद हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। तो आज हमारा तिरंगे झंडे का दिन है, इसके लिए पूरा देश ये राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। तो जो जहां पे है अगर सुने तो बढ़िया लगेगा। आज 15 अगस्त है। आज के यही दिन सन 1947 में सदियों से पड़ी अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटकर हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हम भारतवासी आजाद हुए थे, इसलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज अपने 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धूमधाम से मनाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध केंद्र ग्रेटर नोएडा में उपस्थित हमारे जो भी अतिथि हैं, आदरणीय भुवनेश सैनी जी थे, वीरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर ज्ञानादित्य जी, हमारे बहुत बुजुर्ग डालचंद भाई साहब, सुरेंद्र भैया, प्रवेश कुमार जी अध्यक्ष जी, डॉक्टर हरी राम मौर्य, डॉक्टर RD मौर्य, श्री लक्ष्मण कुशवाहा, श्री प्रताप सिंह सैनी जी तहसीलदार साहब अभी थे, भानु प्रताप कुशवाहा, संजय कुशवाहा जी, आदरणीय महेंद्र मौर्य जी हमारे अध्यक्ष जी और जितने लोग उपस्थित हैं सभी अखिल भारतीय
मौर्य महासंघ के इस प्रांगण में जो हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध केंद्र बना रहे हैं, इसके प्रांगण में उपस्थित और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित सारे लोगों का, सारे बच्चों का, सारे भाइयों और बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। इसकी जो अलग जगाई गई थी, जमीन लेकर, घर बनाकर, एक बात है, हमारे आरडी मौर्य साहब बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे, शुरू जब किए थे तभी कि ये बात आई थी कि हमें अपनी एक जमीन पे एक अपना घर होना चाहिए जहां से हम एक संदेश दे सके। तो लोगों ने सोचा कि कहीं भी ले सकते हैं, तो सब लोगों का ये मत था नहीं, जो नियम कानून है उस हिसाब से हम लेंगे, समय भले लगे लेकिन हम नियम को पालन करने वाले, हम संविधान को पालन करने वाले, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले, हम सम्राट अशोक के वंशज, हम वो सारे लोग हैं जिनके हाथ में चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति है लेकिन दिल में भगवान बुद्ध की करुणा है। ऐसे लोगों के कारण हम लोगों ने प्रयास किया कि स्लो चलेगा, धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा, कछुए की तरह से चलेंगे, खरगोश नहीं चाहिए, कछुआ चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस जमीन का लेके एक शुरुआत किया और आदरणीय आरडी मौर्य, प्रवेश सिंह और सारे लोगों के कारण मैं भी इसमें ट्रस्टी हूँ। तन मन धन से हम लोग जुटे हैं, मेरी वाइफ इसमें है, मेरा बेटा इसमें है, मेरे भाई इसमें है, मेरे जितने रिश्तेदार मिलते हैं वो इसमें। हम लोगों को एक आहुति देनी है, हम लोगों को बहुत नहीं देना, हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हमको जान नहीं देनी है, हमको पूरा सर्वस्व नहीं देना है, हमको देना है, हम सम्यक संबुद्ध के आदमी हैं। हम जानते हैं कठिन तपस्या नहीं चाहिए और पूरा आलस्य नहीं चाहिए, हम केवल सम्यक काम करेंगे, जितना हमारा संभव है उतना देंगे। मानव जीवन सम्यक से चलता है, अति सर्वत्र वर्जते। तो यहाँ पर हमको नहीं देना है वो भी नहीं, सब दे देना है वो भी नहीं, हमें यहाँ प्रेम देना है, हमें यहाँ समय देना है, हमें 2 पैसा देना है और यहाँ पे हमें आदर्श देना है। इसके साथ मिलके अगर ये हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध केंद्र को यहाँ करेंगे तो आज करुणा सिंह कुशवाहा समाज का जो सबसे गरीब आदमी हो सकता है, ऐसे परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान करते थे, हम लोग 5 पैसे का पान बेचते थे, वहां से थे, लेकिन एक संकल्प था पिताजी का, क्योंकि मेरे पिताजी 12वीं पास किए थे, वो कहते थे कि पढ़ना और बढ़ना करना पड़ेगा। हम लोग 5 भाई थे, पढ़े और बढ़े। इसका ये फल हुआ कि मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आया, मेरा एक छोटा भाई सीबीआई में है, मेरा एक छोटा भाई अभी बीएचईएल में है, मेरी बात। तो पढ़ाई के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये हम लोगों ने अनुभव किया है। और यहाँ पे सारे लोग हैं, महेंद्र भैया भी, हम लोगों को ये समझना है कि ये देश अपना है, हमको किसी से डरना नहीं है। देश को अपना बनाने के लिए हमको देश की सेवा करनी है, क्योंकि वंश के हैं, देश के हैं। स्वतंत्रता दिवस पे सभी को शुभकामनाओं के साथ हम लोगों को अपने हृदय में संविधान में जितनी शक्ति दी गई है उसको रखते हुए पूरे भारत को सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ना है और हमको पढ़ना और बढ़ना और सारे देशवासियों की सेवा करते हुए हम आगे बढ़ें। वही हमारा धर्म देशना रहेगा, वही हमारा देश का विकास रहेगा और विश्व में श्रेष्ठ नाम रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी के साथ ड्यूटी लग गया था, लेकिन उन्होंने बोले थे जैसे ही वो निकलेंगे मैं जरूर आऊँगा, तो फोन अभी किए कि चले गए कि है, मैंने बोला आइए, समाज के लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकल के आए। आपकी गरिमामय उपस्थिति का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सीधे हो गया, सीधे हो गया सर, हो गया इधर पीछे बैग। सम्मानित विनोद कुमार कुशवाहा रोशन जी और हमारे बड़े भाई इंजीनियर एस.के. कुशवाहा जी, जो आज नेशनल ट्रांसफर, और हमारे अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर हीरा मौर्य जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आरडी मौर्य जी, तमाम सभी लोगों का नाम मैं जानता हूँ, लूंगा तो बहुत समय कम होगा। और कुशवाहा समाज दिल्ली के प्रधान संरक्षक माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का समाज का भवन का निर्माण होता है। और यह निर्माण होना कोई आसान काम नहीं होता है। जो यह बिड़ा लेता है वह जानता है कि मैं कितनी बातें कहाँ कहाँ सुनता हूँ।
जहाँ जाते हैं वह करने तो अच्छा चलते हैं, बहुत बुराई उनको सुनने का मौका मिलता है। मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं खुद ही इसका भुगत भोगी रहा हूँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब कभी कांटों में फूल निकलता है, मुझे कहा गया था बहुत बड़े कहीं गए थे तो गया मांगने के लिए फूल, तो उसे दे दिया कांटे का पौधा, छोटा सा पौधा दिया कांटा, तो कांटा में तो गया कहा यार क्या दे दिया हमको, लेकिन सब्र बांधा, धीरे धीरे कुछ दिन आया तो कांटे में फूल फूलता गया और वह इतना फूल फूला जो एक फूल तब मिलता, अब जिंदगी भर उसे फूल मिलता रहा। इसी तरह से जो भवन निर्माण हो रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ जो कठिनाइयां हैं रोज सुनते हैं, और मैं 2,51,000 रुपया इसके लिए सहयोग के लिए मेरे से कल चेक ले लेंगे और मैं 2 लाख का सहयोग दूंगा क्योंकि ये भवन बने। और मैं चाहता था कि यह भवन बहुत अच्छा बने। मैंने कई बार बैठकें की, इन लोग से बात भी किया, लेकिन कहीं न कहीं चीजों को जो मैं सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसलिए मुझे दिल टूटा और मुझे लगा कि चूंकि यह प्रोजेक्ट बहुत लोग एक्सपीरियंस आदमी है, पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है। हमने कई बार कहा, लोगों से कहा कि CSR में बहुत फंड मिलता है और भवन निर्माण के लिए पैसे होते हैं, आप उनके प्रोजेक्ट लगाएं, उनके एस्टिमेट लगाएं और उनके लिए प्रयत्नशील हो, तो वह पैसा जितना मुश्किल होता है पैसा लेना, मुझे नहीं लगता कि पैसा लेना बहुत मुश्किल है। आज का भी एक कार्यक्रम है, अगर स्पॉन्सरशिप से कार्यक्रम कराए तो सर 50-100 लाख रुपए इकट्ठा होता है। आप स्पॉन्सर के लिए 20 चिट्ठी लिखवा के दे देते, 2-2 लाख 2-2 लाख 5 कंपनियां देती तो भी 20 लाख होता, लेकिन लेना के लिए मुझे सिखाया। धन्यवाद दूंगा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया और उसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। स्पॉन्सरशिप होता है कि जैसे एडवांस एजेंसी, NTPC है, 1GC है, गेल है, तमाम भानु जी के रिश्तेदार हैं, उनसे एक चिट्ठी भेज दीजिए कि भाई एक कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य और उसके बारे में चर्चा होगी, आपको 5 लाख एड मिल जाएगा। क्या दिक्कत है लेने में पैसा, आप ले लीजिए। 1GC ले लीजिए, गेल के ऑफिस है, BPCL है, HPCL है, तमाम यहाँ एजेंसी है। आप थोड़ा मेहनत करें, जितना आप घूमते हैं अगर इतना यहाँ कोशिश करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ एक भवन सोने जैसा होगा, उसके लिए जरूरत नहीं होगी। आपको इसकी एस्टिमेट आपके पास डिजाइन बना हुआ है, आप एक प्रोजेक्ट किसी सांसद के पास रोज जाते हैं, किसी एक सांसद से संस्था के नाम से रिकमेंडेशन लिखवा दीजिए, 1GC के नाम पे 2-4 बार धक्का खाना पड़ेगा, आपको यहाँ पैसा 50 लाख एक बार में मिल जाएगा। जो आप हम लोग 1 लाख 2 लाख की बात करते हैं, हम कई करोड़ नहीं करना चाहिए, हम कई करोड़ से पैसे लेते हैं और CSR से लेते हैं, लेकिन यह जानकारी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे हम एक आदमी पास 10 बार जाते हैं तो हमें 1 लाख 10 बार मिलते हैं, अगर 10 बार हम PSU में जाएंगे ना तो हमें एक साथ 50 लाख मिलेगा। और यह कोई बड़ा चीज नहीं है, हम ले रहे हैं और हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। यह सौभाग्य हमको डिप्टी CM साहब ने दिया और सभी सांसदों का हम काम कर रहे हैं। 90 सांसदों का हम काम करते हैं और यह 90 सांसदों का काम करने के लिए आप लोग का सहयोग, प्यार और ये सब मिला हुआ है। तो ये पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। आज मैं सीख लिया हूँ कि पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, कैसे लेना है वह फॉर्मूला पता होना चाहिए। आज मैथ में फॉर्मूला पता नहीं हो तो लगता है कितना कठिन है, और अगर फॉर्मूला पता हो तो सोल्यूशन 1 मिनट का होता है और सोल्यूशन निकलता है। तो इसलिए हमें मंच दिया, आप लोग ने बोलने का मौका दिया और इस तरह का भवन बन रहा है, इसमें बहुत धन्यवाद। देखिए कि ये जो हमारे सभी लोग टीम, जो अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की जो टीम है, पीछे राजेश कुशवाहा जी हैं, अमरेश जी है, परवेश जी हैं, हरिराम जी हैं, SD जी हैं, रामदुलार जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तमाम जो लोग लगे हैं इसके साथ में। और रोज ये पैसे के लिए हम इनको फिर से कहता हूँ सर एक रास्ते समझ लीजिए हमसे भी, और आप लोग पैसा वहां से लीजिए और जो दे देता है रास्ते में लेते रहिए। ऐसा भवन पूरे कई बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोलने मौका दिया। के आसपास दे चुके हैं और इस भवन के बारे में जो इन्होंने बात रखी है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई जी। और आज ही मैं अपने महासचिव SD मौर्य सर और डॉक्टर हरे मौर्य सर को नियुक्त करता हूं कि कल से ही आप दोनों को इस समाज के बीच में जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई शिव शरण जी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्री चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको पूरा कराए। जहां मुझे जरूरत है मैं भी चलूंगा, और मुझे लगता है कि भाई जी ने जो बोले अगर थोड़ा सा एक नजर से देख देंगे तो ऐसा जैसा 4 भवन बन जाएगा। मैंने उनको योग्यता को
जानता हूँ। तो भाई शिवशरण जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूँ और आपने अपने विचार रखे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग रहा इसी तरह से तो हम भवन बनाने में जरूर कामयाब होंगे। इसी तरह से वह आते रहें, गाइड करते रहें, हौसला देते रहें, तो आप जरूर, आप आगे आप लोग हैं रहें। ऐसे ऐसे एक अखिल भारतीय मोड़ महासंघ द्वारा यहाँ भवन बन रहा है, ये तैयार होते एक दिल्ली में बना दिया जाएगा आपके नेतृत्व में। पवन कुमार मौर्य साहब, मैं 2 शब्द संबोधन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ स्वागत है। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए, और बहुत ही भव्य आयोजन आप सबके द्वारा किया गया है, इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। सबसे पहले आयोजकों के लिए एक बार हम ताली बजाएं। और भवन निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसलिए हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं अपने अपने स्तर से, जो व्यक्ति जिसकी जैसी क्षमता है, और हम लोग एकजुट रहेंगे, साथ में रहेंगे तो ही हमारा समाज आगे और तरक्की करेगा। और इसको हमारे साथ मंचासी जो भी यहाँ व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत इस डायरेक्शन में मेहनत की है और हम सबको एकजुट करने में, हम सबको आगे लेकर आने में, जहां भी हो सके एक दूसरे का हमें साथ देना है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, तभी हम कुछ सब्सटेंशियल कर पाएंगे। जैसा अभी मेरे से पहले वाले वक्ता ने कहा, ये तो एक भवन है, एक बार हम फॉर्मूला सीख लेंगे तो ऐसे कई और भवन बनेंगे। तो उसी डायरेक्शन में हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक सोच के एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है। और 79वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सबको बता दें, विनोद कुशवाहा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दिल्ली में, और पहले भी इन्होंने 1,51,000 दिए हैं, और आज इस खुशी के मौके पे अभी 1,51,000 फिर देने का इन्होंने आश्वासन दिए भवन पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, इस अवसर पर मैं संविधान और बुद्ध, मतलब बुद्ध के सिद्धांत भारत के संविधान से मेल खाता है, मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। और खास करके मैं प्रस्तावना के तरफ पर आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। हम भारत के लोग, यहाँ पर हम शब्द है, भारत, भा का मतलब होता है ज्योति प्रकाश, रथ का मतलब होता है लेना। जिस देश से पूरे दुनिया में प्रकाश फैल रहा है, पूरे दुनिया के लोग ले रहे हैं, वह देश भारत। मंजूश्री मूल कल्प में बहुत धर्म का किताब है, उसमें भारत का अर्थ बुद्ध लिखा हुआ, और हम लोग भारत वर्ष की जय बोलते हैं। इसलिए तो भारत बुद्ध को कहा गया, इसलिए भारत वर्ष। और वर्ष शब्द कहां से आया? जब तथागत बुद्ध प्रत्येक वर्ष वर्षावास जो होती थी, उस वर्षावास में 4 महीना कहीं नहीं जाते थे, तो यानी 1 वर्षावास, 2 वर्षावास, 3 वर्षावास, यानी वर्ष की शुरुआत हुई। यानी बुद्ध के वर्षावास से वर्ष की शुरुआत हुई। अब साल, 1 साल और 2 साल, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ। उनकी मां साल वृक्ष के नीचे जन्म दी है, तो साल वृक्ष के नीचे जन्म दी। और बुद्ध ने सील का पालन 1 वर्ष किया, तो 1 वर्ष को 1 साल कहा गया। जो पंचशील जो दिया गया है, सील का पालन 1 वर्ष, 1 सील यानी साल वृक्ष से सील का
ये प्रचलन आया है। तो हम भारत के लोग होगा तो उसका लोगो भी होगा। तो भारत के संविधान का लोगो क्या है? सम्राट अशोक का स्तंभ लोग का लोगो है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ यदि भारत में रहने वाले लोग विभिन्न संप्रदाय के तहत यदि अपने कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वो सब हुआ पंथ। लेकिन जो बुद्ध का सिद्धांत है वो किसी खास का नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, बौद्ध धर्म शरणं गच्छामि नहीं कहते हैं। इसलिए भारत में जो बुद्ध का सिद्धांत है वह बुद्ध का धम्म यानी बुद्ध का सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी, यानी बुद्ध का थ्योरी जो शब्द है वो तथागत बुद्ध के थेर से निकला है, यानी थेरवाद। जो उसके धर्म गुरु होते हैं उसको थेरी महाथेरी बोलते हैं, यानी बुद्ध का थेर से अंग्रेजी का थेर निकला है। इसलिए बुद्ध का धर्म नहीं है, बुद्ध का सिद्धांत है, बुद्ध का धम्म है। इसलिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य शब्द जो है बुद्ध के समय में शाक्य गणराज्य, कोरिय गणराज्य, मौर्य गणराज्य, ये गणराज्य था। और हम सब लोग जो बैठे हुए हैं उस गणराज्य वाले, हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक संपदा है उस गणराज्य के हम लोग हैं। उसी गणराज्य से ये 26 जनवरी गणतंत्र शब्द निकला और इसमें नागरिक शब्द लिखा हुआ है। भारत का जो प्रस्तावना में है उसमें नागरिक शब्द लिखा हुआ है। इस नागरिक शब्द का मतलब ये पुरानी प्रथा, हम लोग नागवंशी हैं, भारत के लोग नागवंशी हैं, उसी नागवंशी से नागरिक शब्द निकला हुआ है। कर्नल जेम्स स्टार्ट ने हिस्ट्री में लिखा है मौर्य लोग जो थे ये नागवंशी हैं। और इसीलिए आज भी बिहार में मुहावरा है धरती शेष नाग पर टिका हुआ है, शेषुनाग वंश है जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई, उसी से नाग से नागरिक शब्द निकला। और नागरिक शब्द से नागरिक यानी देवनागरी जो भाषा जो आप कहते हैं लिपि, वो नागरी लिपि का भी विकास वहां से हुआ। इसमें जो अभिव्यक्ति शब्द है, जो प्रस्तावना है उसमें अभिव्यक्ति शब्द का भी वो एक जब विकास देखेंगे अभिव्यक्ति में, पहले मानव भी गूंगा था, बोलता नहीं था, तो पहली बार जब व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहलाया। और जब यह मान में रहता था यानी जानवरों की तरह यह मान में रहता था तो मान से मानव कहलाया। और बुद्धि का जब प्रयोग किया और मान में रहा तो बुद्धि मान कहलाया। जीविका के खोज में गया और जब बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धि जीवी कहलाया। जब तथागत बुद्ध का कार्य कहलाता है तो तथागत बुद्ध कहते हैं तर्क करो लेकिन शील का पालन करना, तो तर्कशील कहलाया। फिर बुद्ध ने कहा कि शील का पालन करना और विवेक जगाओ तो विवेकशील कहलाया। फिर का बुद्ध ने कहा जिंदगी में संघर्ष करना लेकिन शील का पालन करना तो संघर्षशील कहलाया। यह बुद्ध के थॉट पूरे दुनिया में समर्पित होने लगा। ये जो 5 शील हम लोग जो भी पंचशील कहे थे, अब बुद्ध का जहां भी घर बनता है, चाहे सरकारी आवास हो चाहे व्यक्तिगत आवास हो, जिस दिन भी घर का नींव रखा जाता है तो पहला जब ईंट लिखता है तो उसको कहते हैं शिलान्यास, यानी शील को रखना। न्यास का पर्यायवाची होता है रखना, यानी शील को रखना। आधार शिला यानी शील का आधार रखना, यानी यह मकान भी बन गया तो पहली बार जब हम लोगों ने ईंट रखा तो उसका नाम कहे शिलान्यास। चाहे अयोध्या में भी राम मंदिर बना तो सरकार उसको पहला ईंट से शिलान्यास किया।
तो सरकारी भवन भी बनता है तो शिलान्यास यानी बुद्ध का सील का नींव को रखना। अब जरा सा सोचिए, ये सील का क्या, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना है, खैनी बीड़ी सिगरेट दारू का सेवन नहीं करना है। यदि इस मकान में सील का उल्लंघन होगा तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। तो बताइए आज भी जन जन में तथागत बुद्ध का सील चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए आज जो भारत का संविधान यानी 15 अगस्त है तो तथागत बुद्ध का इस 15 अगस्त पर ये विद्यमान है। जो झंडा देख रहे हैं वो जो 24 दिल्ली है वो तथागत बुद्ध का 24 सिद्धांत है। उसमें 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 2 अति है, 10 पारमिताएं हैं। ये 24 सिद्धांत तथागत बुद्ध का सिद्धांत उस तिरंगा झंडा में लगा हुआ है। आज से 20 साल पहले जब हम लोग भी इस 15 अगस्त में गाना गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो तिरंगा जो है वो विजय कैसे हुआ? जब सम्राट अशोक ने हथियार रख दिया और जब धम्म को उठाया तो ये धम्म का सिद्धांत सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में धम्माशोक कहलाया, धम्माशोक कहलाया, जिस वजह से पूरे दुनिया में सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को फैलाया और तब विश्व विजेता धम्म के बल पर सम्राट अशोक कहलाया। इसलिए वो उसमें लिखा हुआ है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब नहीं गाया जाता, लेकिन आपको पुनः उस गाने को गा कर करके अपने आप को एक बार समझना होगा कि उस सिद्धांत को उन्हीं का वंशज को आगे बढ़ाएगा। इस सिद्धांत को हम सबको कर्तव्य बनता है इसको बढ़ाने का। हमें इशारा मिल रहा है कि आप ज्यादा नहीं बोलिए, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। राम दुलारे जी ने अनुरोध किया था, आज हमारी अभी सिल्वर सिटी सोसाइटी में भी कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम में आने के बाद मैंने कहा है थोड़े देर के लिए सही लेकिन हम यहाँ जरूर आएंगे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों की गर्मामय उपस्थिति का बहुत बहुत अभिनंदन। दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध केंद्र में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मित्रगण, हमारे सहयोगी, मीडिया कर्मी और जो भी इस कार्यक्रम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारा सहयोग किए हैं, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से आए हुए मित्रों को मौसम खराब होने के बावजूद भी समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। सभी अतिथिगणों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा अवसर भविष्य में आएगा आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यहाँ पर आप लोगों का पदार्पण होगा और तन मन धन से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। हमारे मंच संचालक महोदय डॉक्टर हरिराम मौर्य, भाई अमरीश मौर्य, आप लोगों को संबोधित किए और आप लोगों के विचार मिले, उनका जो भी उन पर कार्रवाई होगी हम लोगों को आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, उस पर विचार करेंगे और वो हमारे आगे के मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज की कार्यक्रम को समापन की घोषणा करता हूं। आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।